Hello, so today we will discuss the polity and governance portion of the current affairs. We will be covering the news uh, till April, till recent, okay, and let's discuss the polity and governance related issues. So let me start. So there are different topics we will go through, like Places of Worship Act, that is important, 1991, recently in news, and prior sanction under PMLA, Center wants state to make snake bites notifiable disease, impeachment of judges, India Internet Governance Forum, Amrit Gyan Kosh portal. These are the topics I have listed for simplification. These topics are important because these are in news recently. Okay, so let us begin with this Places of Worship Act 1991. Recently, Supreme Court ordered a ban on civil courts registering new suits related to the ownership and title of religious places, ordering surveys of disputed site. अभी क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बैन कर दिया है कि सिविल कोर्ट्स में कोई भी न्यू सूट्स फाइल नहीं होंगे, ऑनरशिप से रिलेटेड हो या टाइटल ऑफ रिलीजियस प्लेसेस से रिलेटेड हो। अब ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है, कि क्यों ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर पाया। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो पास हुआ था वो ये कहता है कि अगर जो सिचुएशन 15 अगस्त 1947 को भारत देश को इंडिपेंडेंस मिली, तो उस समय जैसा भी करेक्टर था रिलीजियस प्लेसेस का, जैसा भी करेक्टर था प्लेसेज ऑफ वर्शिप का, सेम करेक्टर रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी प्लेस पे टेम्पल है तो वो 1947 में टेम्पल था तो टेम्पल ही रहेगा, 1947 में कहीं मास्क था तो वो मास्क ही रहेगा। तो इस तरह का ये है, कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सो इस अगर इसको देखा जाए तो डिटेल में, इट वाज इनैक्टेड टू मेंटेन द रिलीजियस करेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन इंडिया एज दे एग्जिस्टेड ऑन अगस्त 15 1947, द डे इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस। ओके, जिस दिन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, जैसा भी रिलीजियस करेक्टर 15 अगस्त 1947 को था, सेम रिलीजियस करेक्टर टुडे भी रहेगा। द लॉ एम्स टू प्रिवेंट, इसका एम क्या है इस लॉ का, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग ऑनरशिप एंड रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ सच प्लेसेस। डिस्प्यूट्स ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए ऑनरशिप या रिलीजियस आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स है उसको प्रिवेंट करने के लिए लॉ बनाया गया। ओके, सो इसके की प्रोविजंस है कि पहला सेक्शन 3 जो इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सेक्शन 3 सेक्शन वाइज चलते हैं जिससे कोई भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन छूटे नहीं। तो सेक्शन 3 जो कहता है वो ये कहता है कि ए प्लेस ऑफ वर्शिप कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर और फ्रॉम वन सेक्ट टू अनदर विद इन द सेम रिलीजन। सो सपोज एक टेम्पल है, ठीक है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप टेम्पल है, तो उसको मास्क में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता और मास्क को चर्च में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। सो द टाइटल इज़ नो कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, सेक्शन 3 कहता है। आप सेक्शन 4 क्या कहता है, रिलीजियस स्टेटस जो था वही रहेगा, जो 15 अगस्त 1947 को था वही रिलीजियस स्टेटस अब भी रहेगा। सो प्लेसेज ऑफ जो वर्शिप है, प्लेस ऑफ वर्शिप को नहीं चेंज किया जा सकता एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, और जो रिलीजियस स्टेटस है प्लेसेस ऑफ वर्शिप का वो भी सेम रहेगा। ओके, तो जो भी ऑनगोइंग कोर्ट केसेस होंगे जो चेंजिंग रिलीजियस प्लेस स्टेटस, जो भी एज ऑफ दैट डेट विल ऑटोमेटिकली एंड, वो भी सारे केसेस एंड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एक्सेप्शंस क्या है कुछ रूल्स का, वो सेक्शन 4 के क्लास 3 में मेंशन है। एक्सेप्शंस है कि जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है उस पर ये लागू नहीं होगा, जो भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट है या आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होता है एंशियंट मोनूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत। ओके, एंड केसेस वर ऑलरेडी डिसाइडेड बाय कोर्ट्स बिफोर द लॉ
केम इनटू इफेक्ट, जब ये ला इफेक्ट में आया उससे पहले जो भी कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है उस पर भी ये लागू नहीं होता। और अगर डिफरेंट पार्टीज़ मिल करके इस लॉ को बनने से पहले सेटल्ड कर लिया था डिस्प्यूट्स तो भी ये लागू नहीं होता। और कन्वर्जेंस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस दैट हैपेंड बिफोर दिस लॉ, अगर रिलीजियस प्लेसेस का कन्वर्जन हुआ है, अगर सारे स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व किए गए, सबकी सहमति से हुआ है, तो भी ये एक्सेप्शन है इस लॉ के आने से पहले। और कन्वर्जेंस दैट कैन नॉट बी चैलेंज बिकॉज द टाइम ऑफ लिमिट फॉर फाइलिंग ए केस हैज़ पास्ड, तो ये भी है एक्सेप्शन में। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद सेक्शन 5 में ये भी एक्सेप्शन है। अब अगर इस लॉ को कोई वायलेट करता है, मान लो कोई प्लेस ऑफ वर्शिप का नेम चेंज करने की कोशिश करता है, वायलेट करता है, तो उसे 3 साल की जेल की सज़ा हो सकती है और फ़ाइन भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम दूसरा इश्यू है एप्लीकेबिलिटी ऑफ पोस्ट एक्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज़, तो इसको समझना है। तो पोस्ट एक्ट होता क्या है, इस पोस्ट का मतलब क्या है, इसको समझेंगे पहले। हम इस पॉलिटी एंड गवर्नेंस इशू को कई पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि 2-3 पार्ट इसमें होंगे, 2-3 लेक्चर में इसे ये ख़त्म हो पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। बड़ा टॉपिक होने के नाते इन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा टाइम लेके ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। तो ये पोस्ट एक्ट, पोस्ट का नाम क्यों पड़ा आप ये समझिए। तो पोस्ट का जो नेम है वो इसलिए पड़ा, अगर आप देखो तो पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। हाँ, तभी ये समझ में आएगा कि क्या होता है। तो पोस्ट में 4 लेटर है, POSH। सो P का मतलब होता है प्रिवेंशन, O का मतलब है ऑफ, S का मतलब है सेक्सुअल, और H का मतलब है हरासमेंट। तो इसलिए पोस्ट बना है। अब पोस्ट की जो मीनिंग होती है वो होती है लग्जरियस। अगर पोस्ट वर्ड को देखा जाए तो ये मीनिंगफुल वर्ड है जिसका मतलब होता है लग्जरियस। बट ये एक तरह से इसकी मीनिंग को देख करके नहीं, ये एब्रीविएशन है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो फर्स्ट लेटर P ले लिया गया, O ले लिया गया, S ले लिया गया और H ले लिया गया, तो ये पोस्ट बन गया। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ होम, किसके लिए बना, ऑफ ओमेन। ओके, ऑफ ओमेन, ठीक है, ऑफ ओमेन, where, for whom and for where, at work place, at work place। एक्ट 2013 में बना था, तो ये 2013 का एक्ट है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये 2013 में बना था। अब इस एक्ट को थोड़ा समझना चाहिए कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है इस न्यूज़ का, तो उसको कॉन्टेक्स्ट भी देना चाहते हैं। रिसेंटली क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL हर्ड करी, दैट PIL वाज रिलेटेड टू आस्किंग वेदर द पोस्ट एक्ट अप्लाइज टू पॉलिटिकल पार्टीज़। एक PIL हुआ था और इसमें ये क्वेश्चन हुआ था कि वेदर पॉलिटिकल पार्टीज़ okay, whether the post act applies to political parties, whether the post act applies to
अप्लाइज टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्वेश्चन PIL में पूछा गया था, क्योंकि वो भी एक तो वर्क प्लेस है, क्योंकि वर्क प्लेस पे लागू होता है, ठीक है। तो ये वो भी एक वर्क प्लेस है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ पे लागू होता है, क्योंकि आर्गूमेंट क्या था PIL का कि ये भी एक वर्क प्लेस है, एज दे आर वर्क प्लेसेस वेयर वुमेन आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। राजनीति में बहुत सारी महिलाएं हैं, एज दे आर वर्क प्लेसेस where women are active participants। अब कुछ चीज़ें समझनी हमें कि इसमें जो की प्रोविज़न्स है इस एक्ट का, पोस्ट एक्ट 1913 का, वो हमें समझना होगा। सो की प्रोविज़न वी नीड टू अंडरस्टैंड। So let us understand the key provision. Post Act 2013 के की प्रोविजंस। तो अब जैसे पोस्ट का नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, तो सबसे पहली बात तो ये समझना है कि सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है। तो पहला पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सेक्सुअल हरासमेंट। व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट? Sexual harassment. So sexual harassment is any unwelcome behavior like physical contact, अगर वर्क प्लेस पे फिजिकल कांटेक्ट हो तो भी अनवेलकम बिहेवियर। रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, अगर वर्क प्लेस पे रिक्वेस्ट हो फॉर सेक्सुअल फेवर के लिए तो वो भी इसमें आ जाता है। रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स और शोइंग प्रोनोग्राफी, अगर वर्क प्लेस पे कोई प्रोनोग्राफी शो कर रहा है तो भी वो सेक्सुअल हरासमेंट ही है। एनी अदर वर्बल और नॉन वर्बल सेक्सुअल कंडक्ट भी इसमें इन्वॉल्व होता है। एनी अदर वर्बल और नॉन वर्बल सेक्सुअल कंडक्ट, ये सब वर्क प्लेस में इन्वॉल्व होता है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट सिचुएशंस काउंट एज सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉमिसिंग ए जॉब बेनिफिट इन रिटर्न फॉर सेक्सुअल फेवर्स। ओके, दूसरा थ्रेटनिंग ए जॉब लॉस और नेगेटिव ट्रीटमेंट इफ डिमांड्स आर नॉट मेट। तीसरा क्रिएटिंग ए हॉस्टाइल और अनकंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट। और चौथा एक्शंस दैट अफेक्ट वुमेन्स हेल्थ, सेफ्टी एंड डिग्निटी एट वर्क। ओके, सो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। प्रॉमिसिंग ए जॉब तो पहले कर ही रहे हैं वर्क प्लेस पे, बट जॉब बेनिफिट इन रिटर्न फॉर सेक्सुअल फेवर। दूसरा थ्रेटनिंग ऑफ जॉब लॉस, एक तो जॉब बेनिफिट हो गया
और जॉब लॉस, थ्रेटनिंग फॉर जॉब लॉस, ओके, जॉब लॉस, और नेगेटिव ट्रीटमेंट इफ डिमांड्स आर नॉट मेट, इफ डिमांड्स आर नॉट मेट, ओके। सो ये चीज़ हो गई जो समझने वाली है। तीसरा, क्रिएटिंग अनकम्फर्टेबल वर्क इन्वायरमेंट। अगर अनकम्फर्टेबल वर्क इन्वायरमेंट है, अनकम्फर्टेबल यू वर्क इन्वायरमेंट, UWE, अनकम्फर्टेबल वर्क इन्वायरमेंट अगर क्रिएट किया जा रहा है। और चौथा, कोई भी एक्शन जो वोमेंस के हेल्थ, सेफ्टी और डिग्निटी एट वर्क पे, एनी एक्शन दैट अफेक्ट women's health, women's health, safety, okay, or dignity at work, or dignity at work, ठीक है। अब इसके पीछे कौन प्रोटेक्टेड होता है? ऑल वोमेन, रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे आर एम्प्लॉयड, परमानेंट हो, टेम्परेरी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, इंटर्न्स हो, अप्रेंटिसेस हों, तो सारी वोमेन इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो हु इज़ प्रोटेक्टेड, अगर इस क्वेश्चन का आंसर करना हो तो कैसे करोगे? हु इज़ प्रोटेक्टेड अंडर दिस एक्ट, पोस एक्ट, हु इज़ प्रोटेक्टेड? तो इसमें ऑल वोमेन, ओके, ऑल वर्किंग वोमेन, चाहे वो वर्क का नेचर, ऑल वर्किंग वोमेन, ओके, चाहे वो वर्किंग वोमेन परमानेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो टेम्परेरी हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो, चाहे वो इंटर्न कर रही हो, चाहे वो अप्रेंटिसेस एट्सेट्रा, तो सारे की, इवन डेली बेस्ड वर्कर्स and volunteers are included. So very important point, even daily wage workers, even daily base workers and volunteers are included. अब नेक्स्ट चीज़ वर्क प्लेस की बात की गई। ये सारी चीज़ें वर्क प्लेस में हो रही हैं अगर सेक्सुअल हरासमेंट, तो वर्क प्लेस किसको कंसीडर किया जाता है? वर्क प्लेस, तो ये वर्क प्लेस, ये एक्ट जो है वो वर्क प्लेस, दिस एक्ट कवर्स मोर देन जस्ट ऑफिसेस, ओके। सो दिस एक्ट कवर्स मोर देन जस्ट ऑफिसेस, सो कवर्स more than just offices. इसमें कंपनीज़ है, कंपनीज वर्क प्लेस हो सकती है, NGOs हो सकते हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, और आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो सकता है। रिमोट वर्क अगर कोई वोमेन कर रही है तो वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा, रिमोट वर्क प्लेस कहा जाएगा। टेली कम्यूटिंग इन्वायरमेंट, टेली कम्यूटिंग environment, any place a woman visit for work, a woman visit for work will be workplace, okay,
लाइक क्लाइंट साइट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग वर्क आवर्स, वो भी वर्क प्लेस में होगा। ओके, एंड वेयर डज, नेक्स्ट क्वेश्चन you must be able to answer, where does the POS Act apply? ऑल सेक्टर्स, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट गवर्नमेंट सारे सेक्टर्स के लिए अप्लाई होगा। ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, सारे ऑर्गेनाइजेशंस काइंड्स, ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मल हो चाहे वो फार्मल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो इनफार्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, एक्रॉस इंडस्ट्रीज़, सारी इंडस्ट्रीज़ भी इंक्लूड है, लाइक यू नो एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये सारा इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। तो पोस एक्ट के बारे में ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं और सब्जेक्टिव भी बन सकते हैं मेंस के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट की प्रोविजंस हमने डिस्कस कर दिया। की प्रोविजंस में क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनीशन दी गई है कि कोई भी अनवेलकम एक्ट्स जो होगा वो क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट है, चाहे वो फिजिकल हो अनवेलकम एक्ट, वर्बल हो या नॉन वर्बल कंडक्ट हो। ओके, सच एज रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स एंड शोइंग पोर्नोग्राफी एट्सेट्रा, सारे के सारे सेक्सुअल हरासमेंट में आ जाते हैं वर्क प्लेस पे। और सरकमस्टांसेस जो कॉन्स्टिट्यूट करता है सेक्सुअल हरासमेंट का, वो भी एक्सप्लिसिट हो चाहे इम्प्लिसिट हो। ओके, लाइक यू नो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एम्प्लॉयमेंट में, या थ्रेट्स दे रहे हों कि आपकी जॉब लॉस हो जाएगी, जॉब चली जाएगी। ओके, इफ़ डिमांड्स आर नॉट मेट, तो ये सब चीज़ें हैं। हॉस्टाइल इन्वायरमेंट कोई क्रिएट कर रहा हो हैं, तो और ये सारे एम्प्लॉयज़ को डिफ़ाइन करता है ये एक्ट, ऑल वोमेन एम्प्लॉयज़। तो चाहे वो रेगुलर है चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल है, एडहॉक पे है या डेली वेज बेसिस पे है, या अप्रेंटिसेस है या इंटर्न्स है, सारे के लिए, सारे लोगों के लिए ये चीज़ लागू होता है। और वर्क प्लेस के डेफिनीशन को भी एक्सपेंड करता है कि केवल ट्रेडिशनल ऑफिस नहीं बल्कि सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द सेक्टर, इवन नॉन ट्रेडिशनल वर्क प्लेसेस जैसे टेली कम्यूटिंग एंड प्लेसेस विजिटेड बाय एम्प्लॉयज़ फॉर वर्क, सारा कुछ। सो एप्लीकेबिलिटी भी इसकी जो है लॉन्ग रेंज में है, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर्स, एजुकेशनल, इंटरटेनमेंट, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, सारे सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, सब पे लागू होता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो ये इस एक्ट के बारे में हो गया। अब हम कुछ ये बताएंगे, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आईसीसी एंड लोकल कमेटी। तो एम्प्लॉयर्स विद मोर देन 10 एम्प्लॉयज़, अगर जो एम्प्लॉयर है उसके यहाँ मोर देन 10 एम्प्लॉयज़ है तो उसे एक इस्टेब्लिश करना पड़ेगा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, आईसीसी एंड लोकल कमेटी एंड लोकल कमेटीज़। तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी आईसीसी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी अगर वहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, मोर देन 10 एम्प्लॉयज़ हैं, तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी जो हैंडल करेगी सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स जो वोमेन से मिलती है उसको। ठीक है, आईसीसी के पास पावर्स होगी सिविल कोर्ट की तरह। इनकी जो पावर है वो सिविल कोर्ट की तरह होती है, सिविल कोर्ट की तरह इनकी पावर होती है।
जो इंक्लूड करती है समनिंग द विटनेसेस एंड डिमांडिंग डॉक्यूमेंट्स। ओके, अब कंपोजिशन इसका क्या होता है, इसके कंपोजिशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंपोजिशंस क्या होगा आईसीसी का? एन आईसीसी मस्ट हैव एट लीस्ट 4 मेंबर्स, कम से कम एट लीस्ट 4 मेंबर्स होने चाहिए, एट लीस्ट 4 मेंबर्स होने चाहिए उसमें। ओके, विद एट लीस्ट हाफ बीइंग वोमेन, और इसमें से हाफ वोमेन होनी चाहिए, हाफ मेंबर्स वोमेन होने चाहिए। जैसे 4 मेंबर्स हैं तो 2 मेंबर्स उसमें वोमेन होंगे, 2 मेन हो सकते हैं, तो एट लीस्ट 2 मेंबर वोमेन का होना चाहिए, लीस्ट है, मतलब ऑल 4 वोमेन भी हो सकती है, या 2 वोमेन 2 मेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। और क्या होगा, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसमें होगा। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो होगा वो वोमेन ही होगी, एक सीनियर लेवल वोमेन एम्प्लॉय, सीनियर लेवल वोमेन एम्प्लॉय, सीनियर लेवल वोमेन एम्प्लॉय। इसीलिए आप देखते हो किसी भी कंपनी में, एजुकेशनल सेक्टर में, ये हर जगह आपको जहाँ पे 10 वर्कर्स से ज़्यादा हैं वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है। ओके, जहाँ पे वोमेन की कंप्लेंट्स होती है सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड, उसको ये हैंडल करते हैं। सिविल कोर्ट की तरह इनकी अथॉरिटी होती है, ये शमन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं, विटनेसेस भी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी हैं। और 2 मेंबर्स जो और होंगे वो जिनको लीगल नॉलेज हो या सोशल वर्क में एक्सपीरियंस हो। एम्प्लॉयज़ में से ही 2 मेंबर्स और होंगे, 2 मेंबर्स और होंगे एम्प्लॉयज़ में से ही। ओके, 2 मेंबर्स एम्प्लॉयज़ में से ही होंगे जो कम से कम जिनका एक्सपीरियंस हो सोशल वर्क में, या उनका एक्सपीरियंस हो, लीगल नॉलेज होना, लीगल नॉलेज हो या सोशल वर्क में एक्सपीरियंस हो तो। और एक एक्सटर्नल मेंबर्स होगा एनजीओ से, जो टू प्रिवेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट। ये सब मेंबर्स कंपनी के एम्प्लॉयज़ होंगे या फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ होंगे। तो एक एक्सटर्नल मेंबर्स होगा, एक एक्सटर्नल मेंबर्स होगा जो आउटसाइड द वर्क प्लेस होगा, 1 एक्सटर्नल मेंबर, ताकि टॉप मैनेजमेंट का उस पर कोई इन्फ्लुएंस या सीनियर मैनेजमेंट का कोई इन्फ्लुएंस ना हो। अब कुछ चीज़ें और समझनी है इसमें। ठीक है, 2017 में क्या हुआ था, 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन MOW एंड चाइल्ड डेवलपमेंट CD डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक लॉन्च किया था 2017 में, एक लॉन्च किया था C-BOX, उसका नाम ऐसे था H इन कैपिटल E इन स्मॉल बॉक्स, ये लॉन्च किया था। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। C-BOX क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी से रिलेटेड है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो C-BOX ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, दैट इज़ डायरेक्टिंग कंप्लेंट्स टू द एम्प्लॉयर्स ICC,
ये सी बॉक्स कंप्लेंट को डायरेक्ट कर देता था एम्प्लॉयर्स के आईसीसी को। तो ये सी बॉक्स जो ऑनलाइन कंप्लेंट होती थी उसको कंप्लेंट को डायरेक्ट कर देता था एम्प्लॉयर्स के आईसीसी को। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगे, एक आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएंगे। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक ऑनलाइन प्लेटफार्म बनाया जिसे सी बॉक्स कहते हैं। वहाँ जो भी कंप्लेंट जाएगी वो डायरेक्ट हो जाएगी आईसीसी की तरफ। ओके, देन आईसीसी विल टेक द एक्शन। ओके, अब जो लोकल कमेटी की बात यहाँ पे की गई थी वो किस लिए होती है? लोकल कमेटी ये डिस्ट्रिक्ट में होती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एवरी डिस्ट्रिक्ट मस्ट आल्सो फॉर्म ए लोकल कमेटी to handle complaints from workplace with fewer than 10 employees and the informal sectors including domestic workers। अब जो ये लोकल कमेटीज़ है, लोकल कमेटीज़, अब अगर ये तो 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वहाँ होंगे जहाँ पे आईसीसी काम करेगी। अगर 10 से लेस एम्प्लॉई हैं, 10 से लेस एम्प्लॉई हैं तो लोकल कमेटी का फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए जो कंप्लेंट हैंडल करेगी जहाँ पे भी 10 एम्प्लॉयज़ से कम वर्क कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स, इवन डोमेस्टिक वर्कर्स की कंप्लेंट ये लोकल कमेटी हैंडल करती है। तो इनका रोल्स आपको समझ में आ गया कि ये दीज बॉडीज़ मस्ट कंडक्ट इंक्वायरीज एज पर द पोस्ट एक्ट एंड फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये जो लोकल कमेटी है या जो आपकी आईसीसी है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ये पोस्ट एक्ट को फॉलो करके इंक्वायरी करेंगी और नेचुरल जस्टिस करेंगी। इनका ये रोल है। ठीक है, तो कंप्लेंट्स को रिजॉल्व जो किया जा सकता है वो 2 वेज में रिजॉल्व किया जा सकता है। जो भी कंप्लेंट होगी वो रिजॉल्व 2 वेज में की जा सकती है। द फर्स्ट वेज, कैंसिलेशन बिटवीन द कंप्लेंट्स एंड रिस्पोंडेंट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सेटलमेंट्स। पहली चीज़ कैंसिलेशन या इंक्वायरी एंड एक्शन बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स। तो या तो कैंसिलेशन, कॉन्सिलेशन, this can be resolved based on conciliation between the complainant and respondent। okay, so conciliation के थ्रू कंप्लेनेंट और रेस्पोंडेंट दोनों के बीच कंसिलेशन के थ्रू या इंक्वायरी और एक्शन, इंक्वायरी एंड एक्शन, दिस शुड बी बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स। तो ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम तीसरा इशू ले रहे हैं, प्रायर सैंक्शन अंडर पीएमएलए। तो ये चीज़ समझनी है। अब जो नेक्स्ट इशू है प्रायर सैंक्शन, ये थर्ड इम्पॉर्टेंट इशू है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। ये सारे बहुत इश्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। प्रायर सैंक्शन अंडर पीएमएलए। ठीक है, प्रायर सैंक्शन के प्रोविजंस क्या हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है और इसके की फीचर्स क्या हैं, तो ये सब समझना होगा। ठीक है, ठीक, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्रायर सैंक्शन अंडर पीएमएलए। ठीक, तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो अरविंद केजरीवाल और पी चिदम्बरम sought a trial stay in the Delhi High Court, citing an SC ruling requiring ED to get prior sanction to prosecute public servants for money laundering। ओके, तो ये इसका
वो है मीन्स जो कॉन्टेक्स्ट है वो है, तो प्रायर सैंक्शन अंडर पीएमएलए। तो क्या इशू क्या है कि कुछ पब्लिक सर्वेंट्स जैसे केजरीवाल या पी चिदम्बरम, दे सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 197 अंडर सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी arguing that any legal case related to official duties needs government approval first। प्रायर सैंक्शन का मतलब क्या हुआ इसको समझना। what is the meaning of prior sanction? प्रायर सैंक्शन, प्रायर सैंक्शन का मतलब ये है कि टू प्रोटेक्ट किसी भी ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स को अननेसेसरी हरासमेंट ना हो, ताकि वो स्मूथ ड्यूटी अपनी कर सके, ठीक है, उससे ये प्रोटेक्ट करता है प्रायर सैंक्शन। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स को अननेसेसरी हरासमेंट से, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग उनकी जो ड्यूटीज़ की स्मूथ फंक्शनिंग है वो हो सके। सो अंडर सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है कि कोर्ट कैन नॉट टेक अप क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट जजेस, मजिस्ट्रेट्स, पब्लिक सर्वेंट्स अनलेस the alleged act was done during official duty and government sanction is granted। तो इसमें गवर्नमेंट का सैंक्शन होगा तभी उसको कोर्ट टेकअप कर सकता है। एक्सेप्शंस है, जैसे कुछ सीरियस ऑफेंसेस हैं जिसमें कोई सैंक्शन नीडेड नहीं है, गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं नीडेड है, जैसे सेक्सुअल हरेसमेंट है और रेप है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ओके, सो ये चीज़ें एक्सेप्शंस में आती हैं, ठीक है। पीएमएलए जो भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं दैट इज़ प्रोसिक्यूटेड अंडर पीएमएलए। सो जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, पीएमएलए का जो फुल फॉर्म है वही उसको समझ ले पहले। पीएमएलए का फुल फॉर्म क्या है? पीएमएलए का फुल फॉर्म है, एक स्पेशल लॉ है ये मनी लॉन्ड्रिंग को पनिश करने के लिए, ठीक है। ओके, वेदर और नॉट प्रायर सैंक्शन इज नीडेड to prosecute public servants under it depends on whether they were misusing their position in the course of duty or committing a personal crime। so that's the PMLA। okay, PMLA का अगर फुल फॉर्म अगर देखो तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। तो ये सेंट्रल लॉ है जो प्रिवेंट करता है और पनिश भी करता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ओके, जो भी प्रॉपर्टी है दैट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी। ओके, और जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है पीएमएलए के अंदर जो काम करने वाली है वो क्या है? ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। सो इन्फोर्समेंट एजेंसी, enforcement agency under PMLA is ED, enforcement directorate, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। तो ये बात समझ में आ जाती है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो पहली चीज़ तो प्रायर सैंक्शन प्रोविज़न क्या है इसमें, तो इसमें सेक्शन 90 इसका जो कॉन्टेक्स्ट क्या है, अरविंद केजरीवाल और जो पी चिदम्बरम थे sought a ट्रायल स्टे इन द दिल्ली हाई कोर्ट साइटिंग एन एससी रूलिंग को साइट करते हुए ये ट्रायल स्टे चाहते थे
requiring ED to get prior sanction to prosecute public servants for money laundering. मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रायर सैंक्शन जो होता है उसके लिए वो ट्रायल स्टे चाहते थे। ओके, तो अब प्रायर सैंक्शन प्रोविज़न इसमें क्या है? प्रायर सैंक्शन प्रोविज़न ये है कि सेक्शन 197 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है CRPC, वो मैंडेट करता है प्रायर गवर्नमेंट सैंक्शन। ओके, बिफोर कोर्ट्स कैन टेक cognizance of offences allegedly committed by judges, magistrates or public servants in the course of their official duties. तो इसमें क्या करता है वो गवर्नमेंट का सैंक्शन मैंडेटरी करता है। तो इस सैंक्शन को स्टे के लिए अरविंद केजरीवाल, पी चिदम्बरम ट्रायल स्टेज पे चाहते थे, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया। ठीक है, ये प्रोविज़न्स क्या सेफगार्ड करता है? ये प्रोविज़न सेफगार्ड करता है पब्लिक सर्वेंट्स को फ्रॉम फ्रिवलस और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, इनेबलिंग देम टू डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिवली विदाउट अनड्यू फियर। वो आराम से अपनी ड्यूटी कर सके, तो ये उनको प्रोटेक्शन मिलता है। इसके की फीचर्स क्या हैं? ये गवर्नमेंट सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, so by court is mandatory before proceeding with cases involving public servants who were acting or purporting, okay, to act in the discharge of official duty at the time of alleged offense. दूसरा फीचर क्या है? exceptions to sanction requirement. sanction is not needed. कुछ exceptions है जिसमें हमें किसी भी sanctions की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है, चाहे वो रेप हो, चाहे सेक्सुअल हरासमेंट हो, या ग्रेव ऑफेंसेस जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो। इसमें सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट ही क्यों ना हो। तो प्रायर सैंक्शन की उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सिमिलर प्रोविज़न सेक्शन 218 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में भी है। जैसे एग्जाम्पल लो तो नो सैंक्शन इज़ नीडेड टू प्रोसिक्यूट ए पब्लिक सर्वेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट अंडर पोस एक्ट 2013। पोस एक्ट 2013 में भी कोई जो है कोई सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है प्रोसिक्यूट करने के लिए पब्लिक सर्वेंट को। ओके, और लिमिटेशंस क्या है प्रोटेक्शन की? द प्रोविज़न does not provide blanket protection for all actions by public servants while in service. Only acts or omissions directly linked to discharge of official duties are covered. So duties को discharge करने से related जो भी एक्ट है उसी में ये प्रोटेक्शन देता है, बाकी में ये प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, इसमें कोई प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट कैन टेक एक्शन। और अदर केसेस में जो ड्यूटीज़ को करने में प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऐसे सारे एक्ट में प्रायर सैंक्शन गवर्नमेंट का लेना होता है, तभी वहाँ पे केसेस चल सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये न्यूज़ हो गई। अब हम अगली न्यूज़, फोर्थ न्यूज़ पे आते हैं। फोर्थ न्यूज़, सेंटर वांट्स स्टेट्स टू मेक स्नेक बाइट्स नोटिफिएबल डिसीज़। तो इसे समझना है। फोर्थ, आज हम ये फोर्थ टॉपिक ही कवर करेंगे और रेस्ट टॉपिक इसके नेक्स्ट पार्ट में ले जाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ टॉपिक, सेंटर वांट्स स्नेक बाइट्स नोटिफिएबल डिसीज़। ठीक है, यूनियन अब स्नेक बाइट करता है और डिसीज़ से रिलेटेड है, तो कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? ये कॉमन सेंस की बात है। तो इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होगी, हेल्थ मिनिस्ट्री। अब हेल्थ तो दोनों में है, सेंटर में भी है, स्टेट में भी, बट यहाँ पे टॉपिक है सेंटर वांट्स स्टेट्स, तो ये सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री होगी। सेंटर को क्या कहते हैं? यूनियन भी कहते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है
उसने स्टेट्स से अर्ज किया है कि स्नेक बाइट्स को आप नोटिफिएबल डिसीज़, नोटिफिएबल मीन्स इसे नोटिफाई करो, इसे नोटिफिएबल डिसीज़ के रूप में प्रेजेंट करो, नोटिफिएबल डिसीज़। ओके, स्नेक बाइट्स को इसने क्या कहा, स्नेक बाइट्स को क्लासीफाई करो नोटिफिएबल डिसीज़, मतलब नोटिफाई करो कितने लोगों को स्नेक बाइट हुआ। ठीक है, तो क्लासीफाई स्नेक बाइट्स एज ए नोटिफिएबल डिसीज़, एज ए, ये भी न्यूज़ में था। पहले ये नोटिफिएबल डिसीज़ नहीं था स्नेक बाइट्स, किसी को नहीं पता चलता था कि कितने लोगों को सांप ने काटा है, मगर अब गवर्नमेंट वांट्स की इसे नोटिफिएबल डिसीज़ के रूप में क्लासीफाई किया जाए। ठीक है, नोटिफिएबल डिसीज़ के रूप में। तो सारे केसेस जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो इसको नोटिफाई करेंगे सारे केसेस को। ठीक है, तो नोटिफिएबल डिसीज़ क्या होती है? नोटिफिएबल डिसीज़ वो डिसीज़ होती है दैट इज़ लीगली रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स। नोटिफिएबल डिसीज़ जो होती है, ये सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, वो नोटिफिएबल डिसीज़ से रिलेटेड सारे केसेस को रिपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को, रिपोर्ट टू गवर्नमेंट, कि कितने लोग इस डिसीज़ से, कितने लोग इस डिसीज़ से, ये सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट करते हैं। लीगली है, मतलब लीगल बाइंडिंग है, रिपोर्ट करना ही है जो भी नोटिफिएबल डिसीज़ है। ठीक है, तो इसको किसको रिपोर्ट करेंगे? गवर्नमेंट को। अब बेनिफिट्स क्या है अगर स्नेक बाइट को नोटिफिएबल डिसीज़ के रूप में इसको क्लासीफाई किया जाएगा, तो इसका जो एडवांटेज है वो क्या होगा, वो समझने की ज़रूरत है। वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, तो इसकी एनालिसिस थोड़ी सी करते हैं। तो जो भी नोटिफिएबल डिसीज़ है अगर नोटिफाई हो गई, ठीक है, तो वो प्रॉपर सर्विलेंस में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर स्नेक बाइट्स नोटिफिएबल हो गया तो एक्सपेक्टेड है टू लीड टू प्रॉपर सर्विलेंस। तो जो पहला एडवांटेज है दैट इज़ प्रॉपर सर्विलेंस, अब उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, प्रॉपर सर्विलेंस। तो ये बेनिफिट्स है, प्रॉपर सर्विलेंस, राइट, प्रॉपर सर्विलेंस। दूसरा, दिस विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग द प्रिसाइज नंबर ऑफ स्नेक बाइट केसेस एंड डेथ अक्रॉस द इंडिया। तो ये एक रिकॉर्ड होगा हमारे पास, प्रिसाइज नंबर ऑफ स्नेक बाइट केसेस एंड डेथ्स, स्नेक बाइट केसेस एंड डेथ्स का एक प्रॉपर, एक प्रिसाइज नंबर्स हमारे पास होगा पूरे इंडिया में। अब इस जो इन्फॉर्मेशन होगी, इस रिकॉर्ड को गवर्नमेंट यूज कैसे कर सकती है? तो द गवर्नमेंट कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू इफेक्टिवली, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट, this information can be used by government, okay, to effectively manage, to effectively manage, प्रिवेंट एंड मैनेज कर सकते हैं,
प्रिवेंट इफेक्टिवली प्रिवेंट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इसके स्नेक बाइट केसेस को, एंड टू इफेक्टिवली मैनेज, प्रिवेंट एंड टू कंट्रोल स्नेक बाइट केसेस। सपोज स्नेक बाइट केसेस 2000 आया वर्ष 2023 में, और अगर 2024 में गवर्नमेंट के एफर्ट से 1800 हो गया या 1600 हो गया, तो कंट्रोल किया ना गवर्नमेंट ने उसको। अगर डाटा ही यहाँ कोई नहीं है, अवेलेबल है, तो इस पे एक्शन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कास्ट सेंसस ज़रूरी है, अगर हमें ये देखना है कि कौन कास्ट सेंसस में अगर इकोनॉमिक सेंसस भी ऐड कर दिया जाए तो ये ज़रूरी हो जाएगा कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बना सकें। अब थोड़ा सा आपको और चीज़ें समझनी है इसमें कि प्रॉपर ट्रेनिंग तो इसके लिए देनी पड़ेगी। प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सकती है अगर इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए उस एरियाज़ में जहाँ पे हमें एरिया वाइज अगर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि स्नेक बाइट केसेस कहाँ पे ज़्यादा है, किस स्टेट पे ज़्यादा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे स्नेक बाइट्स केसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं तो वहाँ पे हम प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। तो चौथा जो एडवांटेज है, फोर्थ एडवांटेज, हम वी कैन गिव द प्रॉपर ट्रेनिंग to the areas where snake bite is more frequent, बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं और एक नेशनल प्लान भी बना सकते हैं। अब थोड़ा सा इंडिया में स्नेक बाइट्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बारे में भी थोड़ा इसको डीप डिगिंग करते हैं, ठीक है। इसकी डीप डिगिंग करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन इंडिया में अवेलेबल है स्नेक बाइट का वो क्या है। तो कितने टाइप्स के इंडिया में स्नेक स्पीसीज़ हैं, तो अगर आप देखो तो थोड़ा सा बायोलॉजी पोर्शन है, 310 टाइप्स के स्नेक स्पीसीज़ है। स्नेक स्पीसीज़ टाइप्स जो है वो इंडिया में, हम इंडिया की एनालिसिस कर रहे हैं अब, 310 टाइप्स के स्नेक स्पीसीज़ हैं इंडिया में। इसमें से अगर आप देखो तो 66 जो हैं वो वेनोमस हैं और 42 माइल्डली वेनोमस। 66 आपकी वेनोमस हैं और 42 और भी कैटेगरीज है, 42 माइल्डली वेनोमस है, ठीक है। वेनोमस मीन्स जहरीले, माइल्डली मीन्स थोड़ा कम जहरीले, ठीक है। तो वेनोमस की जो मीनिंग होती है वो तो ये जहरीले, तो जहरीले सांप उसमें से 66 हैं और 42 सांप ऐसे हैं जो माइल्डली वेनोमस हैं, जो कम जहरीले हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और भी बहुत सारी कैटेगरीज़ है इसमें, बट अभी हम लोग इसी पे फोकस करते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्नेक बाइट and snake bite cases in India. So in that regard we are discussing a little more background and we are going into more deeper how many snakes are there, how many types of snake species are present in India. So with reference to that, there are 310 snake species are present in India. Out of 310, 66 are venomous and 42 are mildly venomous. Mildly venomous that means कम जहरीले हैं
कितने 42 टाइप्स और 42 स्पीसीज़ टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ और 66 बहुत ही विषैले हैं, ठीक है। और 23 स्पीसीज़, ओके, 23 स्पीसीज़ आर मेडिकली सिग्निफिकेंट, ओके। तो इन सब में अगर हम देखें, इन सब में 23 स्पीसीज़, जो 66 वेनोमस और 42 माइल्डली वेनोमस हैं, उसमें 23 जो स्पीसीज़ हैं दैट इज़ मेडिकली सिग्निफिकेंट with the majority of bites by the big four. They are medically significant, okay, with the medically significant with the majority of bites by big four. इसमें जो majority of bites है that is big four, majority of bites by big four. So what is this big four? Big four snakes, जितना भी मोस्ट बाइट्स आर काज्ड बाई, जितनी भी बाइट्स है स्नेक बाइट्स, सो मोस्ट ऑफ द बाइट्स इन इंडिया इज काज्ड बाई बिग फोर, दिस बिग फोर, ओके। मोस्ट ऑफ द स्नेक बाइट इज काज्ड बाई बिग फोर। और बिग फोर में कौन कौन से नाम आते हैं ये पूछा जा सकता है। इंडियन कोबरा, कोबरा सांप सुने हो तो ये बहुत जहरीला होता है, इंडियन कोबरा, ठीक है। इसे नाजा नाजा भी बोलते हैं, नाजा नाजा, ठीक। ये बिसेला सांप हो गया, बिसेले की अंग्रेजी क्या है? वेनोमस। सो दिस इज द वेनोमस। एंड रसेल्स वाइपर, दूसरा सांप है रसेल्स वाइपर, इसको बोलते हैं डबोइया, डबोइया रसेली, डबोइया रसेली, डबोइया रसेली, रसेल्स वाइपर से ही रसेली, डबोइया रसेली, ओके, रसेल वाइपर। एंड सा स्केल्ड वाइपर, जो तीसरा स्नेक है वह है सा स्केल्ड वाइपर, सा स्केल्ड वाइपर। और एक है कॉमन क्रैट, कॉमन क्रैट। तो ये चार जो सांप हैं बिग फोर स्नैक्स, इनसे मोस्ट ऑफ द बाइट्स ज़्यादातर यही काटते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल पॉलीवैलेंट एंटी वेनम इसमें इफ़ेक्टिव होता है। अगर इनसे काटा है सांप तो उसके लिए जो इफ़ेक्टिव है वो है कॉमर्शियल पॉलीवेंट एंटी वेनम, ओके। 80% स्नेक बाइट्स को कंट्रोल करता है, दिस इज़ मोर इफेक्टिव। सो कॉमन पॉलीवैलेंट एंटी वेनम, एंटी वेनम जैसे एंटीबायोटिक होती है, एंटी वेनम, वेनमस मीन्स जहरीला, एंटी वेनम मीन्स जहरीला के अगेंस्ट जो काम करता है। तो ये इफ़ेक्टिव है। ये इन 4 स्पीसीज से अगर किसी को काटा है तो ये कवर करता है। तो 80% बाइट्स को तो यही कवर करता है, ठीक है। अब ये भी है कि हाई रिस्क स्टेट्स कौन सा है इंडिया में जहाँ पे स्नेक बाइट्स ज़्यादा होती है, तो वो भी देख लेना है कि हाई रिस्क स्टेट्स भी आपको थोड़ा उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आप इन सब बैकग्राउंड से समझ में आ रहा होगा
कि क्यों स्नेक बाइट्स को नोटिफाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा। दिस इज़ द बिग इशू। तो अब जो स्टेट्स हैं, जो हाई रिस्क स्टेट्स हैं, हाई रिस्क स्टेट्स, उसमें आपका पहले नंबर पे बिहार है, झारखंड आपका जो सेपरेट हुआ है बिहार से, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, एमपी है, उड़ीसा भी है, और आपका उत्तर प्रदेश, यूपी भी जो है वो, यहाँ पे भी स्नेक बाइट्स की रिस्क बहुत है। और अगर आप साउथ में जाओ तो ये तो बिहार, झारखंड, एमपी, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश ये लगभग नॉर्थ में है। और अगर साउथ में आप जाओ तो कुछ स्टेट्स आपको मिलेंगे, जैसे आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी स्नेक बाइट्स होती है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट रीजन में जाओ तो आपका राजस्थान और गुजरात भी है, राजस्थान एंड गुजरात। तो ये सारे हाई रिस्क स्टेट्स हैं स्नेक बाइट्स की। तो हम लोगों ने स्नेक बाइट्स में क्या क्या पढ़ा। स्नेक बाइट्स सेंटर जो है, सेंटर चाहती है कि सारे स्टेट्स स्नेक बाइट्स को नोटिफिएबल डिसीज़ बनाएं। नोटिफिएबल डिसीज़ क्या होती है, इसमें सारे जितने प्राइवेट या हॉस्पिटल्स को दे दी जाती है कि ये नोटिफाइड डिसीज़ है, तो सारे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं कि कितने केसेस उस नोटिफाइड डिसीज़ से रिलेटेड हैं। तो अब स्नेक बाइट पहले नहीं था इसमें नोटिफिएबल डिसीज़ में, अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये भी नोटिफिएबल डिसीज़ में आए, ठीक है। ताकि फ़ायदा क्या होगा, ताकि इसका प्रॉपर सर्विलेंस हो सके और इसका रिकॉर्ड रह सके, ताकि एक प्रिसाइज नंबर मिल सके कि कितने स्नेक बाइट केसेस हुए हैं, कितनी डेथ हुई है, ओके। और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके गवर्नमेंट इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सके, प्रिवेंट कर सके और कंट्रोल कर सके स्नेक बाइट केसेस पे। प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके उन स्टेट्स, उन एरियाज़ में जहाँ पे स्नेक बाइट्स बहुत ही फ्रीक्वेंट है। अब यार थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, इंडिया में कितने टाइप्स के स्नेक स्पीसीज़ हैं, तो 310 हैं। उसमें से बहुत ज़्यादा जहरीले जो हैं वो 66 टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ हैं, वेनोमस हैं, और माइल्डली वेनोमस हैं 42। उसमें से 23 स्पीसीज़ मेडिकली सिग्निफिकेंट हैं, और मेजॉरिटी ऑफ बाइट्स जो होती है वो बिग फोर से होती है। और वो बिग फोर स्नेक्स हैं इंडियन कोबरा, रसेल्स वाइपर, सा स्केल्ड वाइपर और कॉमन क्रेट। तो ये 4 टाइप्स के जो बिग स्नेक्स बाइट हैं वो जो कवर होता है वो कमर्शियल पॉलीवैलेंट एंटीवेनम से कवर हो जाता है, ठीक है। 80% मोस्टली इसी से कवर हो जाता है। हाई रिस्क स्टेट्स जो है वो बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, एमपी। साउथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान और गुजरात नॉर्थ वेस्ट में। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम नेक्स्ट इश्यूज़ को, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस और इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम और अदर इश्यूज़ को, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड अदर इश्यूज़ को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Please subscribe if you like my lectures, and if you will subscribe you will get the benefit, you will get the notification of my lecture. Thank you so much.